क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए 25 दिसंबर को था सैटरडे, तो उसका आज ही हम कवर कर लेंगे 26 दिसंबर को। ठीक, तो दोनों का एक साथ आएगा। ये वीडियो होता है करीबन 1 घंटे का। क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो टाइम लगा के आपको देखना चाहिए। अगर अभी टाइम नहीं है तो इसको आप जो है वॉच लिस्ट में डाल लीजिए और आराम से देखिएगा। पूरा वीडियो देखने में ही फायदा है। अगर आपको करंट अफेयर से संबंधित पूरी ग्रिप जो है लानी है, ठीक है, करंट अफेयर से और उससे रिलेटेड अगर जनरल स्टडीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा आ रहा है तो आपका गलत ना हो, तो आपको क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए डेली जो हमारा 30-40 मिनट का होता है, वैसे ये 1 घंटे का होगा 25 दिसंबर और 26 दिसंबर, क्योंकि सैटरडे संडे इसमें दोनों किया जा रहा है। कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके लिए हो सकता है। करंट अफेयर और उससे रिलेटेड जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चन आते हैं उन सबको को जो है बहुत अच्छी तरीके से कवर करने के लिए, और इसके अलावा जो भी स्ट्रेटजीज दी जाती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इसके अलावा आपको क्वेरी होती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम डीएम कर सकते हैं मुझे डायरेक्ट मैसेज 9650347272 पर। ठीक, तो देखिए आज के जो हमारे टॉपिक हैं टॉप मोस्ट 20 टॉपिक्स, क्योंकि 2 दिन के हैं, हर दिन हम आपको जो है 10 टॉपिक देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि आपका यूपीएससी पीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक जो आज का हमारा आया है वो है जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इशू संबंधित। देखिए जो यंग इंडिया है उसके क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, क्या चिंताएं हैं, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट अभी आई है। रिपोर्ट किसने निकाली है? पहले सबसे पहला जो है फैक्ट जो पूछता है क्वेश्चन में, लोक नीति सीएसडीएस ने जो है कोलैबोरेट किया कॉनरेड एडेन्योर स्टिफ्टंग के साथ में, और उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है यंग इंडियाज एस्पिरेशन और वरीज। ठीक, तो इसमें 15 से 34 साल तक के यूथ जो है उनसे बात करी। 18 स्टेट में 6277 जो है यूथ से बात करी जुलाई से अगस्त 2021 में। उन्होंने पूछा भैया कि भैया बताओ आपकी क्या इनसाइट्स हैं, अंतर्दृष्टि क्या है, आपका एस्पिरेशन जो आकांक्षाएं हैं, जॉब प्रेफरेंस का है, क्या है भाई, प्राइवेट जॉब चाहते हो, गवर्नमेंट की जॉब चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी। ठीक, और क्या मतलब ओपिनियन है आपका, जो संस्थान है किनशिप वाले, या फिर मेंटल हेल्थ कैसी है आपकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। जॉब के लिए कई लोग जो है परेशान रहते हैं, स्थिति अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, तो लोग जो है सुसाइड भी कर लेते हैं, या फिर किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं वो सब भी पूछी गई यूथ से। बहुत अच्छी रिपोर्ट है यूथ के जानने के लिए कि उनका क्या इस समय स्टेटस चल रहा है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, व्यवसाय की स्थिति यानी कि ऑक्यूपेशन स्टेटस। तो करीबन 39% जो इंडिया का यूथ है उसने कहा कि हम भाई साहब अभी स्टूडेंट है। ध्यान रखिएगा 15 से 34 साल तक के बीच के लोग से पूछा गया है। ठीक, 40% करीब लोगों ने कहा कि हम स्टूडेंट हैं, जिसमें कि मेन अगर देखो तो 39% है और वीमेन खाली जो वर्किंग है वो 11% है। ज़्यादातर वीमेन जो है वो क्या है, वो पढ़ रही हैं, स्टडीइंग है, ठीक है, और मेन जो है कम पढ़ रहे हैं। तो तरीके से ये है कि महिलाओं को जो है व्यवसाय से ज़्यादा जो है उनको पढ़ाई में वो रहती है। ठीक, आप समझ सकते हो क्या है, फिर बस पढ़ लो, डिग्री ले लो, उसके बाद शादी कर लो। तो ये एक जो है हमारी पुरुष प्रधान सोसाइटी में ऐसा चलता है, बट ये चीज़ें बदल रही हैं। एम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए तो मोर देन हाफ यानी 55% जो है करीबन प्रेफर करना चाहते हैं कि भैया सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक, और जो है 24% के आसपास लोग कहते हैं कि अपना बिजनेस करेंगे। तो एक तरीके से जो 24% वाले ये कौन से हुए, ये हुए एंटरप्रेन्योर जो खुद जो है जॉब क्रिएट करना चाहते हैं। कई सारे जो यूथ हैं अब जो है वो मैरी करना चाहते हैं लेटर एजेस पे। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है कि अब महिलाओं की जो एज है वो बढ़ाकर 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। ठीक, और वैसे भी यूथ जो है प्रेफर कर रहे हैं कि भैया शादी करने से पहले कम से कम जो है अच्छी डिग्री ले ले, अच्छी जॉब पकड़ ले और फिर जो है शादी करें। तो यूथ जो है अब डिले कर रहा है मैरिज में। अगर आप देखो 2007 में जो है ये डिक्रीज हुआ पोर्शन आपका 13%। तो इसको आप अगर यहाँ पे चार्ट में देख लो तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि प्रपोर्शन ऑफ मैरिड यूथ क्या है 15 से 34 साल तक का जो इस रिपोर्ट में लिया गया है, तो उसमें जो है 55% लोग जो है मैरिड थे 2007 में। 2016 में ये बदल के जो है 47 हुआ, 2021 में 42 हो चुका है। अच्छा एक चीज़ बताओ, नेशनल यूथ पॉलिसी जो हमारी है 2014 में आई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें यूथ की क्या एज रखी गई थी? ठीक, क्या 15 से 34 ही थी या 15 से 29 थी? ठीक है, ऑप्शन भी आपको दे रहा हूं ताकि आप लोग जो है इसको सर्च करके और फिर आंसर दें।
ठीक है, थोड़ी सी हेल्प तो करनी चाहिए। यूथ शोड अ ग्रेट एक्सेप्टेंस फॉर द आइडिया ऑफ इंटर कास्ट मैरिज। अगर यूथ से पूछा गया कि भाई साहब ये बताओ कि इंटर कास्ट मैरिज करना चाहते हो या जो है इंटर रिलीजन, तो उन्होंने कहा इंटर कास्ट ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे, इंटर रिलीजन नहीं करना चाहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। मेंटल हेल्थ में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है यूथ को परेशान करती है, और ये मतलब लाजमी भी है, और इसकी वजह से उनकी हेल्थ को जो है, उसके बाद जो है उनका हेल्थ का अपना सिचुएशन है कि उसका भी ध्यान रखते हुए उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। करीबन 6 जो है 10 में से 6 लोग जो है अपनी जॉब की चिंता करते हैं, और 54% जो करीबन लोग हैं फिजिकल अपीयरेंस कि भाई साहब मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं पतली हो रही हूँ, तो ये सब है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वाली जो सर्वे है लोक नीति CSDS और जो है कोलैबोरेट करके इन्होंने किसके साथ में निकाली है, ये है कॉनरेड एडेन्यो स्टिफ्टंग। ठीक है, जिस नाम से लग रहा है ये तो शायद जर्मन होगा, एक बार कंफर्म करिएगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है कि कर्नाटका ने एक बिल अभी जो है पास किया है अपनी असेंबली विधानसभा में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक, राइट, हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम कौन सा रिलीजन अपनाए। तो एक तरीके से अगर इसको दूसरी भाषा में बोले, आसान भाषा में बोले, तो वो होगा एंटी कन्वर्जन बिल है ये। ऑपोजिशन काफ़ी होल्ला कर रहा था, लेकिन ये पास करा लिया गया है कर्नाटका में, और ये अब बिल विधानसभा के बाद अब ये कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल में यानी कि विधान परिषद में जाएगा। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट्स में होते हैं, ठीक, तो वो आपका किस आर्टिकल के अंतर्गत बनाए जाते हैं संविधान के, आर्टिकल नंबर 169। यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटका आपको सामने दिख रहा है, महाराष्ट्र में है, पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब नहीं है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। इसके अलावा बताइए और कहीं पे है क्या? ठीक, कमेंट करके जो बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर जो इस बिल में बात करी गई है, कई जगह एंटी कन्वर्जन बिल आ रहा है, तो आपको इसको पढ़ो, और हो सकता है कि एंटी कन्वर्जन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले भी मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक, तो देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है कर्नाटका वाले बिल में कि ये प्रोहिबिट करता है कि एक रिलीजन से दूसरी रिलीजन में जाकर किसी की मैरिज कराना, किस बेसिस पे, फ्रॉड करके, फोर्सफुली, ठीक है ना, धोखाधड़ी, गलत बयानी करके, बल से, तो वो चीज़ जो है इसमें मना करी गई है। ठीक, हालांकि इसमें इन्होंने कहा है कि एग्जम्पशन है, मान लीजिए किसी ए व्यक्ति को जो है आपका किसी दूसरे रिलीजन में ले गए, लेकिन ये व्यक्ति जो है ये विक्टिम है, धोखाधड़ी से इसको जो है इसका रिलीजन कन्वर्ट कराया गया है, तो इस विक्टिम जो व्यक्ति है इसको अगर वापस रिकन्वर्ट करना है अपने पहले वाले रिलीजन में, तो इनको छूट है, एग्जम्पशन है। ठीक है, तो ये चीज़ बिल में बताई गई है। कंप्लेंट भी आप कर सकते हो। ठीक, मतलब जैसे मान लीजिए किसी का धर्मांतरण हो गया, तो वो कंप्लेंट करना चाहता है, तो कौन कौन कंप्लेंट कर सकता है कि कन्वर्जन हो गया है, एंटी कन्वर्ट इसको कराइए? फैमिली मेंबर कर सकता है, या फिर कोई भी वो व्यक्ति जो कि रिलेटेड है इंडिविजुअल से जो कि कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, और इसमें भाई अब ये सारी तो चीज़ें हो गई कि कंप्लेंट कैसे होगी, कौन कौन धर्मांतरण कर सकता है, कौन कौन किसको इसको मना है, कैसे कैसे मना है। अब भैया बात है पेनल्टी की, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर कोई इस लॉ को जो है अवहेलना करता है, वॉलेशन करता है, जनरल कैटेगरी का कोई पर्सन है, तो उसके ऊपर जेल जो है होगी 3 से 5 साल की, और फाइन लगेगा 25,000 रुपये। लेकिन किसी जो है ऐसे व्यक्ति का जो कि SC और ST कम्युनिटी से आता है, ठीक, या फिर जो है जो माइनर है कोई, ठीक है, या फिर महिला है, तो जो इस SC ST कम्युनिटी से, तो अगर उनको कोई करा रहा है भाई साहब कन्वर्ट, तो भाई साहब 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ ही साथ 50,000 रुपये का फाइन है। और अगर आप रिपीट करते हो तो डबल पनिशमेंट है, डबल जो है फाइन पड़ेगा। ठीक, और बिल में ये भी कहा गया है कि जो एक कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, विक्टिम जो भी है जिसको कन्वर्ट कराया गया जबरदस्ती, उसको 5 लाख तक का जो है कंपनसेशन भी दिया जाएगा अगर कोर्ट ऑर्डर करता है। तो कर्नाटका संबंधित ये एंटी कन्वर्जन बिल आया है, और भी यूपी में, गुजरात में कई जगह जो है एंटी कन्वर्जन बिल आए थे, तो इससे रिलेटेड आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जनरल स्टडीज पेपर 1 में। मैं अभी बता रहा हूँ, लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी का जो अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, ठीक है, वस्तु और सेवा कर, ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो फाइनल प्रोडक्ट को जो कोई कंज्यूम करता है तो उसके ऊपर जो है टैक्स का बर्डन पड़ता है। अब फाइनल प्रोडक्ट मान लीजिए बिस्किट है,
अब कोई कंपनी बिस्किट बना रही है तो वो शुगर अलग से खरीद रही है, ठीक, आपका आटा अलग से खरीद रही है, और भी कई सारी चीज़ें खरीद रही है, आपने मशीनरी खरीद रही है। तो इन सब चीज़ों पर भी जो इस कंपनी को, ABC कंपनी को, ध्यान से समझना, पूरा GST का वो बता रहा हूँ मैकेनिज्म आपको, ठीक। तो इस कंपनी को क्या है कि इन आटा खरीदने पे, शुगर खरीदने पे, मशीनरी खरीदने पे भी टैक्स के GST टैक्स लगाने के बाद ये चीज़ें इन्होंने परचेज करी होगी। और फिर इन्होंने फाइनली जब बेचा अपना बिस्किट, तो उस पर जो है 10 रुपये का था, तो मान लीजिए कुछ GST कैलकुलेट करके फाइनल जो कंज्यूमर है वो GST पेड कर रहा है। तो अब यहाँ पर GST के अंतर्गत ये होता है कि डबल टैक्सेशन ना हो जाए, यहाँ पे भी टैक्सेशन दे रहा है, फिर यहाँ पे भी टैक्सेशन दे रहा है, तो यहाँ पर फाइनल गुड पे ही सिर्फ टैक्सेशन लगेगा। जो बीच में इस फाइनल गुड को बनाने के लिए जो भी इनपुट्स लगे हैं, उन सब पे आपको क्या है, GST जो है वो वापसी हो जाएगी ABC को, ठीक है, क्योंकि फाइनल गुड बिस्किट है, ना कि शुगर और ये फ्लोर, जो फ्लोर आपका आटा हो गया। तो इस पे ABC जब अपना GST फाइल करता है तो वो डालता है ITC होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये जो टैक्सेशन इसने आटा खरीदने में, जो आपका ये शुगर खरीदने में डाला था, वो टैक्स इसको वापस हो जाता है, ठीक। लेकिन अब इसमें जो है क्या था, इस प्रावधान जो GST एक्ट के अंतर्गत था, उसका जो है कई लोग जो है गलत यूज़ कर रहे थे। उसमें होता क्या था कि गलत गलत बिल बनाते थे, ठीक, इनपुट दिखाते थे। एक जो है आपका GSTR इसके अंतर्गत होता है 3B, और एक GSTR होता है 1। तो GSTR जो 1 है, ये है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधित। तो इनपुट दिखा दिया भाई, हमने ये खरीदा, वो खरीदा, ये खरीदा, और उस पर जो है उन्होंने बिल जो है टैक्स वापस ले लिया GST वाला, ठीक। मान लीजिए ये 1 लाख रुपए का दिखाया, लेकिन जब उन्होंने पूरा ओवरऑल मंथली समरी वाला फॉर्म भरा, ठीक, तो उसको उसका कौन सा है, GSTR 3B फॉर्म, वहां पे इन्होंने ये 1 लाख रुपए नहीं दिखाया, उन्होंने जो है वहां पे बिक्री कम दिखा दी। तो एक तरीके से जो है पैसे का ऊपर नीचे यहाँ पे करके इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा कमा लेना और यहाँ पे कम दिखाना, तो यहाँ पे आपको GST कम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से मिस अप्रोप्रिएट कर रहे थे। इसी को ख़त्म करने के लिए अब क्या है कि अब इसको पकड़ने के लिए भाई क्या होता था, कई सारी रिकवरी प्रोसीडिंग्स होती थी, ठीक। तो अथॉरिटीज़ जो है वो कोशिश करती थी, तो पहले उनको नोटिस देना पड़ता था, शो कॉज नोटिस, फिर उसके बाद जो है रिकवरी कराती थी, तो काफ़ी टाइम लगता था। तो अभी GST अथॉरिटीज़ को एम्पावर कर दिया गया है कि आप सीधे रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर कहीं पे मिसमैच दिखता है GSTR 1 और GSTR 3B के बीच में। पूरी चीज़ समझ में आई? इकोनॉमी का टॉपिक है, आप लोग को इकोनॉमी कठिन लगता है, बताइए क्या कठिन है इसमें? अगर इसके रिलेटेड आपको समझ में आया, एक दो बार मैं कहता हूँ रिवीजन जरूर कराओ, मैं हर सैटरडे को आपको टाइम भी देता हूँ रिवीजन करने के लिए, इसीलिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए। मान लीजिए उसने थोड़ा सा घुमा के भी आपसे पूछ लिया, लेकिन आपके दिमाग में ये ढंग से बैठ गया कॉन्सेप्ट, तो आप जो है आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। हाँ, ये है कि आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैं खुद से कहता हूँ आपसे कि खुद से पढ़कर समझने की आदत को छोड़िए नहीं, एक एडिटोरियल जरूर पढ़ा करिए, ठीक, जरूर पढ़ा करिए, ताकि खुद से पढ़कर उसको समझकर फिर आंसर देने की जो प्रक्रिया है, जो फाइनली आपको करनी है एग्जाम में, वो ना छूटे। जो जैसे मैं करंट अफेयर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको जो है हेल्प कर रहा हूँ, फैसिलिटेट कर रहा हूँ, सुविधाजनक आपके लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ मत छोड़ना कि खुद से पढ़कर समझने वाली जो एबिलिटी है, डू नॉट लेट इट गो, ठीक। तो ये चीज़ है। प्रोविज़न यहाँ पर फाइनेंस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे पास करा लिया गया है और ये कहा गया कि 1 जनवरी 2022 से ये लागू हो जाएगा। टैक्स अथॉरिटीज़ को काफ़ी दिक्कतें होती थी, पहले जो है वो शो कॉज नोटिस भेजते थे, फिर रिकवरी पर टाइम लगता था। इतना टाइम की ज़रूरत नहीं है, अब सीधे जाके वो अगर कोई फेक बिलिंग कर रहा है और इस तरीके की मिसमैच कर रहा है तो उसके खिलाफ सीधे रिकवरी प्रोसीडिंग्स अथॉरिटी GST वाले चालू कर सकते हैं, ठीक। इसमें देखो कितनी सारी चीज़ें मैंने आप लोग बताई, GST बताया, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बताया, ITC बताया, पूरी प्रक्रिया बताई, कौन कौन से GSTR वो है वो भी बताया। यही होता है कि पूरा अगर टॉपिक आए तो पूरी आपकी जो है समग्र नॉलेज उसके लिए हो जानी चाहिए, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, ठीक। कई लोग क्या है कि सिर्फ वो चाहते हैं कि MCQ मिल जाए और वो सॉल्व हो जाए किसी तरीके से, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ ले बस खत्म। नहीं, मैं कहता हूँ कि आप ये रिवर्स इंजीनियरिंग मत करो। यहाँ पर आप जो है पूरा टॉपिक पढ़ो, कुछ भी पूछ ले भाई, अगर वहां से उस टॉपिक से एक MCQ बनता है, मेरी बात ढंग से समझना, MCQ बनता है तो वो उस पूरे टॉपिक का एक अंश से बनता है MCQ। तो अगर आपने सिर्फ MCQ उल्टा चलते हो, MCQ लगा के आपको लगता है कि हाँ ये हो गया टॉपिक, गलत है। वो यहाँ से नहीं, यहाँ से पूछ लिया तो इस पार्ट से फिर क्या करोगे? तो पूरा टॉपिक पढ़ लिया तो कुछ भी पूछे, यू विल बी एबल टू डू इट। सो दैट शुड बी द राइट क्राइटेरिया, ठीक।
अगला जो टॉपिक है वो है चाइना से रिलेटेड, चाइना हांगकांग से रिलेटेड। देखिए, चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी है, साम्यवादी जो है देश है, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की जो है, सब कुछ सर्वे सर्वा वही है, ठीक। तो चाइना में प्रो डेमोक्रेसी वाली जो है एक बार अपराइजिंग हुई, ये हुई थी 1989 में। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि भैया हमें लोकतांत्रिक जो है अधिकार देना चाहिए, कम्युनिज्म वाला ये नहीं है कि जो एक ही पार्टी सिस्टम है, जो लोग कह रहे हैं उसी हिसाब से सारी चीज़ चल रही, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही एपिक पिक्चर है जिसको देख के आपका दिल दहल सकता है, आपको गूज बम्स आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो है व्यक्ति खड़ा है, स्टूडेंट खड़ा है, प्रो डेमोक्रेसी वाला, ये जो है प्रोटेस्टर है, और इसके सामने से जो है टैंक आ रहे हैं, उन्होंने इसको कुचल दिया, ठीक। तो चाइना ने पूरा जो है मसल पावर का उपयोग करते हुए इस जो प्रो डेमोक्रेसी वाला जो एक प्रोटेस्ट था उसको कुचल दिया था, लोगों की हत्याएं कर दी, और उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये चीज़ बताई, मतलब वहाँ की खुद की अपनी जनता को, कि भाई साहब हमारे खिलाफ बातें मत करना, अधिकार वही है जो हम देंगे आपको, आपके अपने अधिकार नहीं है, लोकतांत्रिक देश नहीं है, यहाँ पर साम्यवादी चीज़ें चलती हैं, ठीक। तो ये देख रहे हो, अब ये 15 अप्रैल से चालू हुआ था, और ये सारी चीज़ें जो घटी थी वो बीजिंग में एक चौराहा है जिसको तियानमान चौराहा बोलते हैं, तियानमान स्क्वायर बोलते हैं, वहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा था। जैसे आज भी आपने देखा होगा दिल्ली में कई लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो वहाँ क्या है, जंतर मंतर बैठ गए, रामलीला ग्राउंड में, तो उसी तरीके से बीजिंग का जो तियानमान स्क्वायर है वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, इसीलिए तियानमान स्क्वायर मसाकर, नरसंहार इसे बोला जाता है। अब इस नरसंहार से संबंधित तो कुछ पिलर ऑफ शेम, क्योंकि ये शेमफुल इवेंट था, और ये पिलर ऑफ शेम कई जगह बनाए गए, और ये बनाया गया था हांगकांग में भी, ठीक, और भी कई सारे देशों में बनाया गया था, जैसे कि ब्राजील, मेक्सिको में। ये इस चीज़ को ध्यान दिलाता है कि भाई साहब देखो कैसा नरसंहार किया था चाइना ने अपने ही देश के नागरिकों के साथ में, जब उन्होंने अपने एक जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं, उनको मांगने पर ऐसा किया था। तो ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर थे। अभी क्या है, आपको पता है कि एक ऑटोनोमस रीजन है हांगकांग चाइना का, ठीक, और चाइना जो है इसमें अपना रूल चलाता है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, अब आपको मालूम है कम्युनिस्ट वाली पार्टीज में क्या होता है कि वर्कर काफ़ी ज़्यादा उनका प्रभुत्व होता है, ठीक। तो वर्कर ने जाके ये पिलर और शेम जो थे, क्योंकि उनको भाई चढ़ते थे इनसे, तो उन्होंने जाके इसको गिरा दिया। 8 मीटर लंबा था, सेम है, बनाया गया था, चाइना की रिमेम्बरेंस दिखाता था कि भाई साहब कैसे ये चाइना ने ये नरसंहार किया था, तो इसको उन्होंने जाके गिरा दिया। ये पिलर बनाए थे आपके जेंस गैल्शियोट ने, और डेनमार्क के ये स्कल्पचर थे, और ये ब्रॉन्ज, कॉपर, कंक्रीट के बने हुए हैं, और कई सारे देशों में हैं, हांगकांग में, आपका ब्राज़ील में, मैक्सिको में, ठीक। तियानमान स्क्वायर आपका चालू हुआ था, इसको जून 4th इंसिडेंट भी बोलते हैं चाइना में, 1989 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 जून को इन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया था, नरसंहार मचा दिया था, ठीक। तियानमान स्क्वायर पर 15 अप्रैल। और क्या कैसे ध्वस्त किया था? मार्शियल लॉ लगाकर। भारत के संविधान में मार्शियल लॉ का जिक्र है, आपने ध्यान दिया होगा। फंडामेंटल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 3 है, उसमें आर्टिकल नंबर 34 में मार्शियल लॉ का जिक्र किया गया। हालांकि इंडिया में कभी ना लगा है, और हो सकता लगे भी ना, लेकिन यहाँ पे जो है आर्मी बुला ली गई, टैंक बुला लिए गए, लोगों को कुचला गया, कितने लोग मरे कुछ भी फिगर क्लियर नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इश्यू संबंधित है, मिनिमम लीगल ड्रिंकिंग एज। हरियाणा ने कहा है कि ऐसा है, हम 25 साल से उम्र घटाकर, अभी यहाँ पे 25 साल के या फिर उसके ऊपर के लोगों को ही लिकर सेल हो सकती थी, दारू बेची जा सकती थी, लेकिन अब इसको घटाकर इन्होंने 21 वर्ष कर दिया। और तर्क इसके पीछे उन्होंने ये दिया है कि भाई साहब बाकी स्टेट भी 21 साल रख रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे, हम कम एज करेंगे, कि क्यों, रीजन क्या है, वाई, बिकॉज लिकर से जो है आपका सरकार को बहुत ज़्यादा बड़ा राजस्व मिलता है, ठीक, रेवेन्यू मिलता है, ठीक। और अभी इसको विंटर सेशन में विधानसभा में इन्होंने पास करा लिया है। और यहाँ पे इन्होंने अगर आप बाकी स्टेट से इसको कंपेयर करो तो इन गोवा टू गेट अ अल्कोहल बॉटल यू हैव टू बी ओनली 18 साल या उससे ऊपर हो तो आपको बोतल मिल जाएगी अल्कोहल की। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही है, कर्नाटका, सिक्किम, पुदुचेरी में भी सेम 18 साल की उम्र है, ठीक। वैसे आपका हरियाणा में 25 था, अब इसको 21 कर दिया गया है। बाकी ये सारे ही
स्टेट्स में 21 साल है, ठीक। और इस अल्कोहल कई जगहों पे बैन भी है। और आपको ये जान के काफ़ी जो है अचंभा भी होगा कि आपको जैसे याद होगा, पता होगा कि भाई साहब गुजरात में बैन है, बिहार में बैन है, ठीक। एक रोचक रोचक फैक्ट अभी बताऊंगा। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे भी बैन है अल्कोहल। कभी मतलब कभी आपने ध्यान दिया था, लक्षद्वीप में भी बैन है, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स में अल्कोहल बैन है। इट इज़ नॉट ओनली बिहार एंड गुजरात बट सम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड जो है वहाँ पर भी अल्कोहल की सेल की मनाही है। इसके अलावा आपको एक रोचक फैक्ट मैं ये बताता हूँ। गुजरात में आपको पता है कि भैया प्रोहिबिशन है, ठीक। अल्कोहल नहीं बिक सकती, नहीं मतलब पीना मना है, ठीक, सेल मना है। लेकिन अगर कोई दूसरे स्टेट से व्यक्ति जाता है तो वो आधार कार्ड दिखा के वहां पर खरीद सकता है, ऐसा नहीं कि वहां पे दुकानें नहीं है, ठीक। तो ये चीज शायद आपको नहीं मालूम होगी। अगला जो टॉपिक है वो जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित ESG फंड्स। देखो अब ये शेयर मार्केट से संबंधित ये वाले जो है ये वाला एक टॉपिक है। इसमें क्या है कि इन्वायरमेंट, ESG का फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं। इन्वायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका GS पेपर 4 एथिक्स का भी सिलेबस का हिस्सा है, तो ध्यान से समझिएगा। ESG, कोई कंपनी अगर ये ध्यान देती है कि भाई साहब इन्वायरमेंट को हमें स्वच्छ रखना है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम आपने सुन रखा है, ठीक। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये है कि बिना जो है पब्लिक को परेशान किए हुए प्रॉफिट के लिए, कंपनी है तो भाई प्रॉफिट के लिए काम करेगी, प्रॉफिट के लिए हमें काम करना है लेकिन पूरे एथिक्स के साथ में, ठीक। तो ये तीनों चीजें मिलाकर ESG होता है। अगर ये कोई कंपनी इसको फॉलो कर रही है तो कई सारे ऐसे फंड्स बनाए गए हैं। अब ये फंड्स कौन से हैं? म्यूचुअल फंड्स। कई आपने नाम सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे ऐसे छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं पैसा लगाते हैं और ये पूरा फंड जो है बड़ा हो जाता है और फिर फंड एक मैनेजर होता है जो कि इस फंड को मैनेज करता है, अपना बीच में कुछ 1-2% कमीशन खाता है और वो पैसा लगाएगा ESG फंड्स वाला किस कंपनीज में? इसी तरीके की कंपनी में जो इन्वायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ध्यान देता है। तो और अभी ये देखा गया है कि इंडिया में ESG फंड्स काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। बाहर की कंट्रीज में पहले से बढ़ रहे थे, इंडिया में अब इन्वेस्टर्स जो हैं, छोटे बड़े इन्वेस्टर्स, वो सब इन सारे फंड्स में पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं। 5 गुना बढ़ गया है ये आपका एसेट साइज, कुछ सालों में 12,300 करोड़ रुपया हो गया, ठीक। अभी जो है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने लॉन्च भी किया है NSE प्राइम, जो कि एक फ्रेमवर्क है जो कि अलाउ करता है कंपनियों को कि वो सबमिट करें कि कैसे वो अपने मानक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो है रख रहे हैं। और वो मानक जो है आपके जो भी एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं, ठीक, जो भी एग्जिस्टिंग नियम हैं उनसे ऊपर है मानक। तो मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काफ़ी अच्छा ख्याल रखते हैं। तो NSE प्राइम में वाले जो है लिस्ट हो सकते हैं, ठीक। ESG फंड मैंने आपको बता दिया, ये एक तरीके से म्यूचुअल फंड है, लोग निवेश करते हैं और ये लोगों को लगता है भाई आने वाले टाइम पे जो ज़्यादा स्वच्छतापूर्ण काम कर रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम कर रहा है, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रखा तो वो बढ़ेगा, उसका इन्वेस्टमेंट जो उसने किया है उस पर उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो वो इस पर लगाते हैं, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए ये जो डिफेंस वाले न्यूज़ में आपको बताता हूँ ना, तो आपके लिए, आपके साथ में कई लोग NDA की तैयारी कर रहे होंगे, CDS की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोंट यू थिंक कि ये सिर्फ UPSC, UPPSC, सिविल सर्विस, ये NDA, CDS इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर जो डिफेंस का आ रहा है इसका मैं कंपाइलेशन अलग से दे दूंगा। NDA अगर आपका कोई भाई बंधु अगर तैयारी कर रहा है तो आप उसको भी ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए ये मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल पे, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट इसको बोल रहे हैं, अभ्यास नाम का। अभी सक्सेसफुली DRDO ने इसका पहला फ्लाइट टेस्ट किया है, ठीक। तो अब देखो इसका नाम क्या है, हीट अभ्यास, ठीक। अब इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि ये है क्या चीज। देखो ये क्या है, ये एरियल टारगेट है। इसकी चलो फोटो दिखा देता हूं। ये टारगेट यहां से, ये देखो ये टारगेट है, ये उड़ा, ये हवा में जाएगा, ये अपना उड़ रहा है, ठीक है। तो और DRDO आपको पता है मिसाइल की भी भाई वो करता रहता है, ठीक है ना। तो मिसाइल उड़ा के इस एरियल टारगेट को अगर जैसे चल रहा है, उड़ रहा है, तो इस पे जो है इसको मार गिराया, तो मिसाइल की टेस्टिंग भैया, वैसे तो हवा में तो
करने से अच्छा है कि किसी एरियल टारगेट को तोड़ के दिखाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये जो मिसाइल जिस टारगेट को तोड़ रही है, एरियल व्हीकल को तोड़ रही है, उसका नाम ही अभ्यास है, हीट अभ्यास। तो ये वही है, ये सब सोनिक है, यानी कि साउंड की स्पीड से कम स्पीड पे उड़ता है। मिसाइल टेस्टिंग के लिए बढ़िया जो है ये एक टारगेट मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो है अभी कहाँ से टेस्ट किया गया, इंटीग्रेटेड रेंज एट चांदीपुर जो है उड़ीसा पे, वहाँ से डीआरडीओ ने इसका फ्लाइट टेस्ट किया था। काफ़ी बढ़िया है। मेन चीज़ आपको यहाँ पे मैंने समझा दी। इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है आपका डीआरडीओ का ही एक संस्था है, ADE एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पीछे बताया भी था। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE बेंगलुरु में स्थित है। उसने अभ्यास को जो है डिजाइन और डेवलप किया है। ट्विन अंडर जो है स्लंग बूस्टर्स हैं इसमें, और गैस टर्बाइन इंजन के थ्रू चलता है। सब सोनिक स्पीड है, बस ये थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और इसमें एयर टारगेट जो है, इसमें नेविगेशन सिस्टम है, फ्लाइट कंट्रोल है, बाकी सारी चीज़ें हैं। बस ये मिसाइल से टूटेगा तो मिसाइल को भी जो है मजबूती मिलेगी, सही से प्रिसीजन के साथ में धराशायी कर रहा है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है डिफेंस एंड सिक्योरिटी से वंस अगेन देखिए, तो ये जो टॉपिक है ये आपका एनडीए सीडीएस और यूपीएससी और यूपीपीएससी बाकी सब के लिए बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए ए सिग्मा, ये मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर भी किया था। तो ए सिग्मा जो है ये एक तरीके की इंडियन आर्मी की अपनी मैसेजिंग सिस्टम है। जैसे हम लोग बात करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, अपना जो है टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इंडियन आर्मी है यार, वो अपनी मैसेजेस इन प्लेटफॉर्म के यूज़ करने की बढ़िया है कि वो अपना प्लेटफॉर्म बना ले और ज़्यादा सिक्योर बना ले और अपने ही हार्डवेयर और उस पर यूज़ करे, तो सिक्योरली हम काम कर सकेंगे। आजकल के टाइम पर जब ज़्यादा जियोपॉलिटिकली आप देखो सिक्योरिटी चैलेंजेस ज़्यादा हैं, तो इस तरीके का जो है खुद का जो है सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन होना तो जरूरी है। ठीक, तो ये ए सिग्मा का फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस, यानी स्वदेशी है, सिक्योर है, साइबर सिक्योरिटीज में अच्छी है, मैसेजिंग एप्लीकेशन है। अभी इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। ये नई जनरेशन का है, काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इन हाउस पूरा बनाया गया है बाय द टीम ऑफ ऑफिसर्स ऑफ कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये डिप्लॉय किया जाएगा आर्मी के इंटरनल नेटवर्क पर। इसको ये रिप्लेस करेगा आर्मी का वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग जो था 15 साल से पुराना, वो उसको जो है हटा देगा। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, सिक्योरिटी काफ़ी मल्टी लेवल की है, मैसेज की प्रायोरिटाइजेशन भी है, ट्रैकिंग भी है। इंपॉर्टेंट है आपका आज की जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में कि आप अपना जो है यूज़ करें। ठीक, अगर मैं इसको और आसान बनाऊं आपके लिए समझने के लिए, तो आपको ये बता दूं, जैसे आप लोग जीपीएस यूज करते हो, तो जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग सिस्टम ये जो है आपका यूएसए का है, यूएसए का ही है, ये इंडिया का नहीं है। इसीलिए इंडिया ने अपना जो बनाया, जो भारत की बॉर्डर से 1500 किलोमीटर तक जो है दाएं बाएं देखता है, वो उसका क्या नाम है, गगन। ऐसा क्यों? देखो, आज हमारे रिश्ते जो है यूएसए से बहुत अच्छे हैं, लेकिन कल को हो सकता ना हो, तब हम ये सोचेंगे हम अपना एक नेविगेशन सिस्टम बनाएं, तो भैया टाइम लगता है इसमें। ऐसा क्यों? देखो, एक पीछे देखा गया था जब वेस्ट एशिया में कुछ जो है लड़ाई लड़ाई चल रही थी, तो उस वॉर के टाइम पर ईरान के जो फाइटर उड़ रहे थे उसको जीपीएस सिस्टम, जीपीएस जो सिग्नल दिए यूएसए ने, वो उल्टे सीधे दे दिए। उनको लग रहा था वो वेस्ट में जा रहे हैं, वो जा रहे थे ईस्ट में। समझ रहे हो? तो ऐसा जो है सिस्टम ना हो, तो हमें अपना जो है ये नेविगेशन के सिस्टम के लिए हमने बनाया, जिसको हम लोग का क्या बोलते हैं, नाविक भी बोलते हैं। ठीक है ना, नाविक भी बोलते हैं। तो उसी तरीके से हमने ए सिग्मा भी बनाया। ये एग्जाम्पल के साथ में इंटरलिंकिंग करके आपने देखो दो चीजें सीखी कि नहीं सीखी, और आपके दिमाग में ये ढंग से बैठ भी गया। इसीलिए मैं कहता हूं कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस वन स्टॉप डेस्टिनेशन है आपके करंट अफेयर की और उससे जुड़े हुए जनरल स्टडीज के पेपर का पूरा समग्र जो है आपको यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 से संबंधित एनवायरमेंट से आपका जो अगला टॉपिक है वो है मीनदम मंजप्पा योजना, जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के। ठीक, उन्होंने एक स्कीम चालू की है, मीनदम मंजप्पा। ठीक, अब देखो ये जो स्कीमें हैं स्टेट की, ये यूपी पीएससी बीपीएससी ये स्टेट की स्कीमें भी पूछता है। ठीक है ना, तो और ये यूपीएससी भी माइट भी पूछ सकता है। तो हमें जो नेशनली इंपॉर्टेंस देखते हैं, अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है
करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये वाला जो है स्कीम उसके अंतर्गत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मीनदम मंजपई जो स्कीम है, भले ही ये आपका तमिलनाडु की है, लेकिन ये प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के से संबंधित है, जो कि नेशनली इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर चालू किया गया है ये स्कीम कि आप क्लोथ का, कपड़े का बैग का यूज़ करें। पब्लिक, जनरल पब्लिक के द्वारा किया जाना चाहिए। प्लास्टिक के बैग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत देर से जो है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होती है वो देर से डिकम्पोज होती है, और अगर पानी में डाल दो तो पानी भी गंदा कर देगा, अगर ज़मीन पर डालो तो भैया सॉइल को गंदा कर देता है, और जो हमारे पशु जो हैं वो भी इसको खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप कपड़े का बैग यूज़ करें। देखिए यहाँ पे कपड़े का बैग दिया भी जा रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तमिलनाडु की स्कीम है, स्कीम का नाम है मीनदम मंजपई, और ये क्लोथ बैग, कपड़े का बैग यूज़ करने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि प्लास्टिक का बैग ना हो। वाई फैक्टर जरूर याद रखिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी इन्वायरमेंट से संबंधित है। इन्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो यूपीएससी, यूपीपीएससी, इन दोनों ही एग्जाम में IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और आपका ACF, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की पोस्टें होती हैं, रेंजर ऑफिसर होता है। तो ये सारी चीज़ें, इनसे क्वेश्चन तो एनवायरमेंट संबंधित तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, और अच्छी मात्रा में आने। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऑलिव रिडले से संबंधित कुछ यहाँ पे टॉपिक है करंट अफेयर में। क्यों? क्योंकि देखिए साइंटिस्ट ने अभी जो ऑलिव रिडले होते हैं, इनकी फोटो दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे ये टर्टल है, ऑलिव रिडले टर्टल, तो इनको टैगिंग कर देंगे, टैगिंग वही जियो टैगिंग कर देंगे। ये इनका कुछ माइग्रेशन पैटर्न होता है, यहाँ से इंडिया में ये ओडिशा में आते हैं, ठीक, और फिर ये वापस जाके दूसरे के चले जाते हैं, फिर आते हैं। तो ये माइग्रेशन पैटर्न के लिए जियो टैगिंग कर देंगे, और उसमें भैया अपनी ईमेल डाल देंगे, अपना अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड डाल देंगे। तो ये मान लीजिए इंडिया उड़ीसा से हट के कहीं और पहुंचे, तो वहाँ पे उस टैग से संबंधित बाकी किसी साइंटिस्ट ने अगर उस टैग को देखा, तो वो बता देंगे भाई साहब कि ये ईमेल, क्योंकि ईमेल एड्रेस भी दे रखा है इसमें, कि ये अभी इस लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड यानी कि अक्षांश या देशांतर पर हैं, और ईमेल पे पोस्ट करके भारत को वापस दे देंगे। तो इससे क्या पता चलेगा भाई साहब कि ये माइग्रेशन पैटर्न क्या ले रहे हैं, इस जगह से दूसरी जगह गए, वहां मिल गया, वहां से दूसरी जगह मिल गया, और फिर वो वहीं वापस आए। तो पूरा पैटर्न माइग्रेशन का क्या चल रहा है, ये जानने में आसानी होगी। उसी के लिए साइंटिस्ट यहाँ पर रिज्यूम कर रहे हैं टैगिंग करना ऑलिव रिडले टर्टल का। कहां पर? जो ऋषिकुलिया रुकरी है वहां पर। ठीक, माइग्रेशन पाथ यहाँ पे बताने में मजा आएगा, इन लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। अच्छा, ये साइंटिस्ट भाई कर रहे हैं, तो कहाँ के हैं ये रिसर्चर? ये हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक, जो कि ये टैगिंग कर रहे हैं। अच्छा बताइए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है कि आपका कोलकाता में है? ठीक, और इन दोनों जगहों पे कौन कौन से हैं बताइए? ये कमेंट थोड़ा सा आपकी हेल्प करता चल रहा हूँ, ताकि आप लोग ढूंढे तो आपको दो चीज़ें याद हो जाए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको किया है, और ये 3 मास नेस्टिंग साइट्स हैं। ये जो ऑलिव रिडले टर्टल होते हैं ना, मास नेस्टिंग करते हैं, फीमेल्स आती हैं इनकी, और कुछ जगहों पे मास नेस्टिंग करती हैं, बच्चे जन्मती हैं। उसको जो है अरीबाडा, इस पूरे फिनोमेनन को अरीबदा भी बोला जाता है। देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक, इसको क्या है? ये मास नेस्टिंग साइट है। कौन कौन सी है ओडिशा में? गहिरमथा, ध्यान से सुनिए, देवी रिवर माउथ और ऋषिकुलिया, इन तीनों जगह पे जो है ऑलिव रिडले टर्टल का टैगिंग कराया जाएगा। ठीक, इससे मूवमेंट, माइग्रेशन, इन सब कुछ पता चलेगा। अदर कंट्रीज में जाएंगे इससे जो है। अच्छा, ये मेटल जो फिक्स किए गए हैं ये नॉन करोजिव हैं, तो जंग वंग नहीं लगती, तो हार्म भी नहीं कुछ पहुंचाएंगे। और इसमें यूनिक नंबर होगा, नेम, कंट्री कोड, ईमेल एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ लिखा होगा। और कहीं पे और जाता तो वहाँ पे लोग जो है अक्षांश देशांतर यानी कि लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आपको बता सकते हैं। कुछ फैक्ट जान लेते हैं ऑलिव रिडले से संबंधित, पैसिफिक रिडले से संबंधित। देखिए इसका साइंटिफिक नेम जरूरी है। यूपीएससी ने पीछे जो है लंटाना करके एक होता है पेड़, उसको पूछ लिया था, बताओ ये लंटाना, क्योंकि करंट अफेयर में था, अगर करंट अफेयर में आया तो उन्होंने पूछ लिया कि भैया बताओ लंटाना किस वाले पेड़ से, फिर पेड़ के नाम नॉर्मल वाले दे दिए थे। तो ऑलिव रिडले का साइंटिफिक नेम जो है वो है लेपिडोचैलिस ओलिवियासिया। ठीक, और ये टर्टल जो है इसके अलावा और कौन सा टर्टल होता है? कैम्प्स रिडले टर्टल होता है। अरीबाडा करते हैं यानी कि यूनिक मास नेस्टिंग करते हैं। ठीक, अनोखा सामूहिक घोंसले के लिए जाते हैं। यहाँ पे फीमेल एक साथ आके जो है अंडे यहाँ पे जो है देती हैं। और कोस्ट ऑफ ओडिशा जो है वो लार्जेस्ट मास नेस्टिंग है ऑलिव रिडले की।
इंडिया में। इसके बाद मेक्सिको और कोस्टारिका में होता है। IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस जो ऑलिव रिडले का है वो है वल्नरेबल, ठीक, याद रखना। अगला जो हमारा टॉपिक देखिए जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। अगेन यहां पर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च लेबोरेटरी। अब इसके नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा है? देखो, डिफेंस का एक इंस्टीट्यूट है, संस्थान है जो कि बायो एनर्जी कैसे बनेगी इन सब पे जो है अनुसंधान करता है। ये लेबोरेटरी है, समझ में आ गई, प्रयोगशाला है। तो अब इसमें जो रक्षा राज्य मंत्री हैं आपके, ठीक, उन्होंने विजिट किया DRDO का डाइबर लेबोरेटरी जो कि हल्द्वानी में है, और इसका एक फील्ड स्टेशन भी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। तो रक्षा राज्य मंत्री जो हुए आपके उत्तराखंड के, उन्होंने DRDO में क्या जो ये डाइबर जो आपका लेबोरेटरी है वहाँ क्या विजिट किया। और ये विजिट इसलिए किया कि ये चाहते हैं कि जैव विविधता से, सॉरी, जो जैविक जो पेड़ वेड़ हैं उनसे हम कुछ बायोडीजल बनाएं, ठीक। तो उत्तराखंड में आपको मालूम है पाइन का फॉरेस्ट बहुत है, ठीक। तो पाइन के फॉरेस्ट से कई सारा जो है वेस्ट भी निकलता, उस वेस्ट से बायोडीजल बनाने के लिए लेबोरेटरी डाइबर जो लेबोरेटरी वहाँ पे जो है रिसर्च होगी और उसका यूज़ करते हुए बायोडीजल बन सके, इसके लिए काम किया जा रहा है। और इससे ये होगा कि भाई साहब कई जगह जो है हीटिंग हो सकेगी, भाई ठंडी जगह हिली एरिया है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सकता है रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाई है क्योंकि एडवर्स क्लाइमेट है। तो ये चीज़ है। तो बायोडीजल जो है प्रिपेयर किया गया था डाइबर के साथ में, ये जो है मैच करता है IS 15607 स्टैंडर्ड को, और इसको टेस्ट भी किया गया है। आर्मी व्हीकल में इसको यूज़ कर सकते हो आप, जनरेटर जो वहाँ के हैं उस पर भी यूज़ कर सकते हो आप, ब्लेंड करके 20% तक ये बायोडीजल यूज़ कर सकते हो पेट्रोल डीजल के साथ में, ठीक। तो ये चीज़ है। एथेनॉल जो है आपका किससे ब्लेंड किया जाता है? पेट्रोल के साथ में, यहाँ पे बायोडीजल डीजल के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे अनदर मिशन मोड जो है इसके अलावा डाइबर का जो है वो ट्रांसफ़र एडवांस टेक्नोलॉजी का करेगा कि किस तरीके से कुछ ऐसी सब्जियां हैं देशी और विदेशी, उनका फार्मर्स के द्वारा को जो है टेक्नोलॉजी देगा कि आप इनको उगाओ और रिमोट बॉर्डर एरियाज़ में लोगों को दो। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम टेक्नोलॉजी देंगे ओफियोकॉर्डाइसेप्स, ठीक। ये एक इंडेंजर्ड, ठीक, मतलब विलुप्त प्राय हाई वैल्यू मेडिसिनल मशरूम है, ठीक है। टिश्यू कल्चर के थ्रू हम आपको बताएंगे, डाइबर ये बोल रहा है कि हम आपको बताएंगे, फार्मर्स को बताएंगे कि इसको कैसे ग्रो करो। मशरूम है, मेडिसिनल मशरूम है और हाई वैल्यू है, मतलब इसमें अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। टिश्यू कल्चर के थ्रू बताएंगे ताकि इससे क्या होगा भाई, न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिलेगा और लोगों जो फार्मर्स हैं उनको इकोनॉमी मतलब अच्छे पैसे भी इसके मिलेंगे। राज्य रक्षा मंत्री देखिए यहीं लग रहा है, यहीं होंगे। तो इन्होंने इनॉग्रेट भी किया है कंटेनर बेस्ड BSL 3 फैसिलिटी हल्द्वानी में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, मेन चीज़ जो डाइबर की ये लेबोरेटरी हल्द्वानी में है और DRDO के संबंधित है, बायोडीजल संबंधित, बायो एनर्जी संबंधित काम करती है। अगला जो हमारा टॉपिक है गार्बेज फ्री सिटीज यानी कि कचरा मुक्त शहर, जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इशू संबंधित है। देखो यहां पर जो महुआ है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, उसने लॉन्च किया है आज़ादी @75 स्टार रेटिंग। अब देखो ये एक तरीके की रेटिंग है, स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज टूल किट 2022, ये लॉन्च किया गया महुआ के द्वारा। और ये इंपॉर्टेंस रखता है, ये जो स्टार रेटिंग है ये क्या करता है, मान लीजिए कोई कई सारी सिटी है कोई, ठीक है, उस सिटी ने ये कहा, उसको ये पता होना चाहिए, प्रोटोकॉल पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने आप को कचरा मुक्त कर सकते हैं, और उस प्रोटोकॉल को, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कितने लेवल तक पहुंचना है, तो वो रेटिंग, ये स्टार रेटिंग देता है। समझ में आएगी बात। और ये जो कचरा मुक्त यानी कि जो वेस्ट या अपशिष्ट का जो मैनेजमेंट है उसके गवर्नेंस से संबंधित बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज, ठीक। ये जो है स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल फॉर गार्बेज फ्री सिटीज के लिए अभी 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जो है चालू किया था, और इसका विजन ये है कि गार्बेज फ्री, कचरा मुक्त जो है शहर बने। और जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, शहरी जो है 2.0, इसमें यह है कि कम से कम जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय हैं, उनको कम से कम 3 स्टार तो रेटिंग मिल जाए।
मैंने बताया ना आपको, स्टार रेटिंग है तो कचरा मुक्त आप अपने आप को करना चाह रहे हो तो किस लेवल पे हो, तो ये रेटिंग बताता है। 3 स्टार कम से कम सारे के सारे शहरी स्थानीय निकाय बन जाए, ऐसा जो है स्वच्छ भारत अभियान अर्बन 2.0 का उद्देश्य है। और ये सीधे पूछेगा, वहां पे लिख देगा कि 5 स्टार हो जाए, तो आप लोग जो है हंसते खेलते जो है इसको कहोगे नहीं, पढ़ाया पढ़ा है हमने, 3 स्टार बोला है, तो वहाँ पे आप कर लोगे। ठीक। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है आपका स्टार रेटिंग वाला, उसने कई सारे कंपोनेंट को रिवाइज किया है, 25 कंपोनेंट की जगह 24 कर दिया है। और इसमें 16 इंडिकेटर जो है उन्होंने कहा मैंडेटरी है 1 स्टार और 3 स्टार पाने के लिए। इसके अलावा 8 इंडिकेटर जो है उनको अगर आप चाहो तो एस्पिरेशनल है, महत्वाकांक्षी है, अगर उनको कर लेते तो भाई 5 स्टार और 7 स्टार भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो है मल्टी स्टेप कैलकुलेशन पहले होता था, अब सिंगल स्टेप कर दिया है, तो काफ़ी उदारीकरण बनाया दो। अच्छा, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इस प्रोटोकॉल जो आपका स्वच्छ भारत अभियान अर्बन 2.0 है, इसमें कहा है कि भाई यहाँ पर 50% वेटेज जो है आपका अलॉटेड है टू डोर कलेक्शन, कि घर अब कचरा जो है घर घर जाके उठाओ। और घर घर में सोर्स सेग्रीगेशन, यानी कि गीला कचरा और सूखा कचरा, ये सुना होगा आपने, गीला कचरा और सूखा कचरा का सोर्स से ही, मतलब जब घर घर जा रहे हो तो वहां से ही अलग अलग होना चाहिए। ठीक। और फिर उसका वेस्ट का प्रोसेसिंग, यानी कि अपशिष्ट की प्रसंस्करण कैसे करना, और डंप साइट रेमेडिएशन, यानी कि आपका जो ये है डंप साइट, जैसे ये आपकी डंप साइट देख रहे हो, यहाँ पे सारा कचरा डंप किया गया है, तो इसका भी सुधार होना चाहिए। ये चीज़ें भी इसमें ध्यान दिया गया। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी संबंधित अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए, जल को पुनः उपयोग के लिए लाने के लिए, ठीक, वाटर रीयूज करने के लिए, मान देखो आपने जैसे वाटर का यूज़ किया, नहाए आप, ठीक, तो फिर वो वाटर जो है गंदा हो गया, तो उसको रीयूज करने के लिए क्या आप उसको फिर से मतलब यूज़ कर लोगे डायरेक्टली? नहीं, उसको कुछ ट्रीटमेंट करोगे, उसको कुछ सफाई करोगे, उसके बाद करोगे ना। तो इस चीज़ों को करने के लिए NMCG और टेरी ने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है। बात समझ में आई? NMCG क्या है? ये है आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने और डायरेक्टर जनरल जो टेरी के हैं, उन्होंने मिलकर लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कि भैया किस तरीके से वाटर रीयूज, यानी कि जल का पुनः उपयोग करना है। दिल्ली में आपका इसका टेरी का जो है हेडक्वार्टर है। टेरी का फुल फॉर्म समझ रहे हो ना? टेरी का द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसके एक पहले पचौड़ी करके होते थे, तो पता नहीं अब तो नहीं है शायद। वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वाटर रीयूज जो है पे बनाया गया, ये भारत का पहला ऐसा है इस तरीके का है जिसको स्टैब्लिश किया गया है, और कोलैबोरेशन में NMCG और टेरी के बीच में। ये सेंटर जो है ये चतुर्भुज गठबंधन करता है। NMCG टेरी तो है ही है, साथ ही साथ इंडस्ट्री के पार्टनर, भाई कई सारे इंडस्ट्री वाले भी लोग होंगे ना, जो वाटर को ट्रीटमेंट करेंगे, साफ करने में मदद करेंगे, और इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज भी जो है, ये चारों लोग मिलकर टेरी का जो कैंपस है ग्वाल पहाड़ी गुड़गांव में, वहां पर आकर इस पे बात करते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ बनाया गया है ये, ठीक। और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मेन काम क्या होगा भाई साहब? मेन काम ये होगा कि जो उद्देश्य है गंगा नॉलेज सेंटर के, ठीक, जिसको कि ये डिज़ाइन किया गया है फॉस्टर करने के लिए, रिसर्च करके, इनोवेशन, नए नए तरीके लाके, कि भाई साहब जब आप वाटर को साफ कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, तो आप कम पैसे में करो, इफेक्टिवली करो, मतलब कि दक्षतापूर्ण करो, जो है कम जो है ईंधन लगे, ठीक है ना, ज़्यादा जो है कम समय में वो हो जाए, कम पैसे में हो, कम समय में हो, कम जो है उसमें जो है ईंधन का यूज़ हो। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सफाई कर दी फिर अगला जो उसका प्लांट है वो 25 किलोमीटर बाद है, तो इंटीग्रेटेड जो है ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करेंगी? पानी को जो है और बेहतर तरीके से रीयूज़ करने के लायक बना देंगी, ठीक, ट्रीटमेंट गैप, ताकि ये सारी चीज़ें ना रहें और रीयूज़ करने में आसानी हो। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं किसके हैं? गंगा नॉलेज सेंटर के हैं, और इसको जो है आपका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाटर रीयूज़ का बनाया गया, वो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जो कि मैच करता है एक्टिविटी जो कि गंगा नॉलेज सेंटर ने जो है जो उनका उद्देश्य है वही इसका भी उद्देश्य है, ये चीज़ बताना चाह रहा है। देखिए 3R प्रिंसिपल होता है। 3R प्रिंसिपल होता है रीयूज, जो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, रिसाइकिल का है। जैसे आप मान लीजिए
इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक नेक चंद नाम से आपने नाम सुना होगा, जो जिन्होंने रॉक गार्डन बनाया है चंडीगढ़ में। तो उन्होंने क्या किया है कि कई सारी चीज़ें जो है उनको रिसाइकिल करके वहाँ पे दिखाया है, प्रोटोटाइप पूरा बनाया, पूरा गार्डन बनाया। तो आप यूज़ कर सकते हैं रिसाइकिल, ये हो गया रिड्यूस। मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है जो पर्यावरण को हार्म पहुँचाती, तो उसको रिड्यूस करो, कम यूज़ करो। ठीक, तो ये चीज़ें हैं वाटर रीयूज से संबंधित। ठीक, एनएमसीजी और टेरी के बीच में हुआ, ये ध्यान रखना, पूछेगा और ये स्टेट पीसीएम में पूछने के ज़्यादा चांसेस है। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी, टोकनाइजेशन, ये टोकनीकरण क्या है? ये अभी देखो 1 जनवरी 2022 से लागू होना था, लेकिन अब इसको आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया है 30 जून 2022 तक। ठीक, डेट ऑफ कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। अब देखो क्या होता है कि जब आप किसी, मान लीजिए अमेज़ॉन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे या फिर किसी और बैंक पे आप ट्रांजैक्शन देते हो ना, तो आप अपने कार्ड की डिटेल्स देते हो और साथ ही साथ फिर सीवीवी नंबर डालते हो और फिर पेमेंट करते हो ऑनलाइन। ठीक है, करते हो कि नहीं करते हो? इस सारे प्रोसेस में एक चीज़ आपको समझना जरूरी है कि आपकी कार्ड की डिटेल्स मर्चेंट के पास स्टोर रहती है। ठीक, तो वो मर्चेंट के पास जो डिटेल्स स्टोर है उसका दुरुपयोग हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन होता है, कई बार लीक हो जाता है, कई बार लोग हैक कर लेते हैं, तो ऐसा दुरुपयोग हो सकता है। तो हम इस मर्चेंट के पास जो डेटा है वो रहने ही ना दें, हम कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव जो चीज़ें लाएं कि लोग, जो हमारे आपके ऐसे लोग हैं जिनके पास हार्ड अर्नड मनी है, कम है लेकिन है तो हार्ड अर्नड मनी, तो वो जो है लुटे ना। तो इसलिए आरबीआई ने कहा सितंबर 2021 में कि जो भी मर्चेंट हैं जिनके पास कस्टमर का कार्ड डिटेल स्टोर है उसको आप डिलीट कर दो, और ये काम आपको करना है जनवरी 1 2022 तक, और इसकी जगह आप टोकनाइजेशन का काम का प्रयोग करो। टोकनाइजेशन जो है ये एक तरीके का ऑल्टरनेटिव होता है कार्ड स्टोरेज का। ठीक, और ये डोमेस्टिकली जितने भी ऑनलाइन परचेजेस हो रहे हैं इसके लिए इसको कहा गया आरबीआई की तरह की द्वारा कि इसको यूज़ करना है। टोकनाइजेशन में क्या होता है कि जो आपकी एक्चुअल क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल होती हैं वो वहाँ पे नहीं दी जाती हैं। आप क्रेडिट कार्ड नहीं देते हो, मांगता है ना कई जगह, तो ये भी कहता है भाई पहले क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालो, तो वो दी नहीं जाती। इसकी जगह क्या दिया जाता है? इसकी जगह एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जैसे कि जो कि यूनिक होता है। जैसे कुछ जो है कॉम्बिनेशन कार्ड का नंबर होगा, फिर उसके बाद टोकन जो रिक्वेस्टर है उसका कुछ जोड़ लिया, मान लीजिए कार्ड के आपके पहले के 4 अंक ले लिए, फिर टोकन रिक्वेस्टर का कुछ अंक ले लिए। भाई जिसको दे रहे हो उसका भी तो कुछ होना चाहिए ना, उसमें पता चला जो देना था XYZ को पहुंच गया ABC के पास। और जो डिवाइस है जहाँ से जिसको आप भेज रहे हो, जैसे पॉइंट ऑफ सेल वाली डिवाइसेस होती हैं आप जिस पे आप कार्ड वाला स्वाइप करते हो, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलाकर जो है आपको ये टोकन बनेगा, और उस टोकन के जरिए जो है पेमेंट का आदान प्रदान, मतलब पैसे का आदान प्रदान हो जाएगा। आपको कार्ड की डिटेल नहीं देनी पड़ेगी, तो अच्छा ही चीज़ है। लेकिन अभी यहाँ पे होल्ला मचा दिया भाई साहब कई सारे जो मर्चेंट हैं कि भैया हम नहीं कर पाएंगे, हम तो तैयारी नहीं थे, और ये इतनी जल्दी बता दिया। तो आरबीआई ने कहा ठीक है बेटा, करना तुमको पड़ेगा, अभी हम डेट एक्सटेंड कर देना, बट 30 जून जो डेट है उसके बाद आपको 1 जुलाई से इसको लागू करना पड़ेगा। और ये सेफर मेथड माना जाता है, एक्चुअल कार्ड डिटेल इसमें दी नहीं जाती। दिस इज ए गुड ऑल्टरनेटिव। देखिए, आप किसी को मना कर दें कि ये नहीं करना है, उससे बढ़िया है आप उसको वहां तक पहुंचाएं भी। ऑल्टरनेटिव यानी कि ऑप्शन देना जरूरी, बैन करने से कुछ नहीं होता है। ठीक, फिर जो है फिर इलीगली वो काम होते हैं, होंगे ही होंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगेन इन्वायरमेंट इकोलॉजी संबंधित है, GIS बेस्ड ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम। देखिए यहाँ पे 20 टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं मैं गिरा सकता कि वो 10 मिनट में आपको जो है पूरे टॉपिक का बस पढ़ दूँ, दैट विल नॉट हैपन हियर। ठीक, तो देखिए यहाँ पे GIS बेस्ड ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम की बात करी जा रही है। अब इसके नाम से ही आपको समझा देता हूँ। वाटर का सप्लाई, मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है किसी एक एरिया में। ठीक है, अब इस सारे पॉइंट्स का आपने जो है GIS पे, जैसे आप अपने घर का लोकेशन देते हो ना व्हाट्सएप पे एक दूसरे से शेयर करते हो, इसी तरीके से इन वाटर सप्लाई के सिस्टम जहां पर भी हैं उनकी GIS यानी कि जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम दे दी, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप जो है मोबाइल पे या फिर देख सकते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ खड़े, तो आपको इस वाले पे जाके जो भी आपके नियरेस्ट है तो वहाँ पे आप जाके वाटर सप्लाई ले सकते हैं। और ये GIS बेस्ड सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक है। वहाँ पे आपका पोर्टल बना हुआ है,
मैनुअल यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, पूरी प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक, आप जाके वहाँ पे कनेक्शन ले सकते हैं और अपना पानी का यूज़ कर लीजिए। ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और ये चीज़ करी किसने है? सिटीजन्स। अच्छा, कहाँ पे हुई है? कैंटोनमेंट बोर्ड जो है, ठीक, वहाँ के सिटीजन्स के लिए ये ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम किया गया है। चलिए एक फ़ोटो उसकी दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये है वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक। ये जैसे ये महिला है, जाके इनको ये इन्होंने जीआईएस पे देखा कि हाँ ये सबसे पास में ये, तो ये दूर वाले पास क्यों जाएंगी, यहीं से जाके इन्होंने यहीं पे सब जो है इसी वाटर सप्लाई पे अपना कनेक्शन ऑनलाइन जो है इसको अप्लाई कर दिया और इनको वाटर सप्लाई मिलने लगा, ठीक। तो ये चीज़ करी जा रही है कैंटोनमेंट बोर्ड में। अच्छा, कैंटोनमेंट बोर्ड आपको पता है ना, जो डिफेंस वाले लोग जहाँ पे रहते हैं, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे ये किया गया, पहला इस तरीके का कंट्री में है। अभी डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च किया किस दिन? डिफेंस स्टेट दिन डे पर किया, इसको रक्षा संपदा दिवस पे किया गया। जीआईएस बेस्ड वाटर सप्लाई सिस्टम जो है कैंटोनमेंट बोर्ड में होगा, इसको जो है डेवलप किसने किया है? बाइसैग ने किया है। बाइसैग क्या है? भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। बताइए कहाँ पर है ये, और लोकेशन बताइए। और अंडर द गाइडेंस ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी एंड डिफेंस जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स दिल्ली, ठीक। तो ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड है। सिटीजन जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भैया कौन सी लोकेशन से वाटर सप्लाई हो रहा है, और वहाँ जाके वो नियरेस्ट जो भी वाटर पाइपलाइन है वहाँ जाके वो अपना अप्लाई कर दें ऑनलाइन, और जो है उनको कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं कि इसमें जाके आपने अपने जोड़ लिया और अपना जितना मन चाहे उतना पानी निकाल लें, तो कनेक्शन तो लोगे ना। तो ये एक तरीके का जो है गुड गवर्नेंस का जो है ये दर्शाता है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की बात को, क्योंकि नो मैनुअल इंटरवेंशन है क्लियरेंस और सैंक्शन वाटर कनेक्शन के लिए, ठीक। तो अगर ये गवर्नेंस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, गवर्नेंस और एनवायरनमेंट से रिलेटेड मिक्स करके क्वेश्चन, तो आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हो, ठीक। लेकिन आप तभी लिख पाओगे जब आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हो इस करंट अफेयर का। और जो कि मेरे साथ अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े रहोगे तो मैं तो आपका करा दूंगा रिवीजन। सिर्फ पढ़ना नहीं, रिवीजन भी करना है, ठीक है। बिना रिवीजन के ये एग्जाम क्लियर नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्टअप से संबंधित है, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी। स्टार्टअप में यहाँ पर देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके अंतर्गत स्टार्टअप का पूरा सिनेरियो आता है। उन्होंने कहा है कि हम स्टार्टअप को टीयर 1 और टीयर 2 जो सिटीज़ हैं इंडिया की, वहाँ तक ले आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ से लोग उद्यमी एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे ज़्यादा उठे, और वहाँ पर अगर इस तरीके के स्टार्टअप बढ़ेंगे तो रोजगार का सर्जन यानी कि जनरेशन भी बढ़ेगा, ठीक। ये जो है आपका एड्रेस एक दे रहे थे नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल में मिनिस्टर साहब, तो वहाँ पे थर्ड मीटिंग थी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद। वहाँ पे जाके इन्होंने ये बात कही कि टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में बढ़ावा देना चाहिए। अभी देखा जाए तो 45% तक जो स्टार्टअप है वो इंडिया की टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में है, और करीबन 623 डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 1 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है, कम से कम जो जानते हैं लोग। अब स्टार्टअप की अहमियत समझिए रोजगार के सर्जन में, एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन में। 2018 से 21 में देखा गया है कि करीबन 6 लाख जॉब स्टार्टअप ने क्रिएट की, और 2021 में अकेले 2 लाख के करीबन जो है जॉब जो है स्टार्टअप ने क्रिएट की हैं। अब ये जो आपका नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है, इसको जो है गठित किया था किसने? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसने गठित किया नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। भाई स्टार्टअप चल रहा है, चीज़ें राष्ट्रीय लेवल पे एक सलाह करने के लिए परिषद बना लो, ताकि उसमें जो है लोग आके बात करें और बेहतरी के लिए कि क्या चीज़ें और अच्छी हो सकती है उसके लिए करेंगे। तो वहीं पे बात हो रही थी भाई कि टीयर 2 और टीयर 3 में ज़्यादा हो रहा है, रोजगार अच्छा सर्जन हो रहा है, लेकिन हम इसको टीयर 1 और टीयर 2 तक ले आना चाहते हैं। बैठोगे नहीं, बात नहीं करोगे तो कैसे होगा, और इस कैसे आप जो है एक बेहतर एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बना पाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इन मीटिंग में होती हैं। और इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर यहाँ पे थे काउंसिल के, और कई सारे नॉन ऑफिशियल मेंबर भी थे, कई सारे जो है फाउंडर सक्सेसफुल स्टार्टअप के मेंबर्स भी थे, तो ये कंपनीज ऑफ इंडिया वेटरन भी थे। ये सब लोगों ने आके यहाँ पे बात रखी, ठीक। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है, इसको गठित किसने किया है? DPIIT ने किया है। ये एक फैक्ट ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ इश्यूज से संबंधित है। मतलब इसको वैसे देख सकते हैं हम कि गवर्नमेंट ने ये भेजा है, इकोनॉमी में आ जाएगा कि सोया की जो मील होती है, इसकी अगर आप फोटो देखो, सोया बीन वाला आपने देखा होगा, तो सोया का एक्चुअली क्या है, दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, घट रहा है।
तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम सोया को आवश्यक वस्तु, ठीक, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत ले आएंगे, ताकि जो प्राइस है सोया मील का डोमेस्टिकली वो कूल डाउन हो जाए, कम हो जाए, बहुत ज़्यादा ना रहे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंदर, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंतर्गत अगर कोई वस्तु लाई जाती है, कमोडिटीज लाई जाती है, तो उसके रख रखाव की लिमिट होती है। मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो है किसी ने सोयाबीन को, क्या है, उसको दिख रहा है कि भाई साहब सोयाबीन की जो है ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो वो स्टोर करके रख लेगा अपने पास, या फिर इतना स्टोर कर लेगा कि लोग की डिमांड जब ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए आज 100 रुपये का था, उसने जो है स्टोर करके रखा हुआ, निकाल ही नहीं रहा मार्केट में, और फिर डिमांड बढ़ने लगी, अरे भैया खत्म हो गया, सोयाबीन है ही नहीं, ऐसी जो है वो चीज़ें करने लगी, क्योंकि इसने स्टोर कर रखा, सप्लाई कर ही नहीं रहा है। और जब ये 200 रुपये का हो गया, तब इसने अपने जो निकाले जो है ये, और फिर बेच दिया। तो जब एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत जब कोई वस्तु आ जाती है, तो इसमें स्टॉक लिमिट हो जाती है कि भाई साहब, फिर इसके इंस्पेक्शन होते हैं कि कोई होर्डिंग तो नहीं कर रहा है, काला बाजारी तो नहीं कर रहा है, बिल्कुल। तो इन सब पे जो है पकड़ हो जाती है और सर्विलांस मॉनिटरिंग की जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती, मतलब नहीं हो पाती हैं। और फिर प्राइसेस जो है वो, मतलब एक जो होने चाहिए एक्चुअली मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड पर, उस पर फिर चलता है। तो ये यहाँ पर जो शेड्यूल है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंतर्गत, उसमें सीरियल नंबर 8 में इसको ऐड कर दिया गया। और अब ये एम्पावर कर देगा केंद्र की सरकार को, स्टेट यूनियन टेरिटरीज को, कि भाई वो जो है विनियमित कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन होगा और उसका वितरण कैसे, कहाँ से कितना होगा, कितनी स्टॉक लिमिट होगी, ये सारी चीज़ें, ताकि जो अनफेयर मार्केट प्रैक्टिसेस हैं, अनुचित बाजार प्रथाओं को रोकेगा। पोल्ट्री फार्म, अच्छा, ये सोयाबीन की जो खपत है या फिर डिमांड है, ये किस पे ज़्यादा होता है? पोल्ट्री फार्म पे, जहाँ पे ये मुर्गियाँ जो है वो बड़ी की पैदा करके बड़ी की जाती हैं, और कैटल फीड, ठीक है ना, मवेशी फीड के निर्माताओं द्वारा ये इसके बड़े उपभोक्ता हैं, तो उनको भी उपलब्धता अच्छे में होगी, तो भाई आगे भी जो है जो ये पोल्ट्री और वो है उनका भी कम पैसे में लोगों को, उपभोक्ताओं को मिल पाएगा, ठीक। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आपको पता होना चाहिए कि उसका यूज़ क्या है, वो भी मालूम होना चाहिए। अभी किस पे किया गया है? सोयाबीन पे किया गया है, सोया मील पे किया गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है, सर अरबिंदो घोष का नाम आपने जरूर सुना होगा। इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है। हिस्ट्री संबंधित ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। ये एक तरीके के एक्सट्रीमिस्ट थे, नरमपंथी, गरमपंथी, आपने जरूर सुना होगा, ठीक। जैसे स्वराज मूवमेंट जब हो रहा, स्वदेशी मूवमेंट जब हो रहा था 1907 में, तो अरबिंदो घोष, पाल और जो है लाल, ये सारे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो उसमें अरबिंदो घोष भी थे। ये बहुत ही बढ़िया आदमी थे, मैं आपको बताऊं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ही ज़्यादा जो है अपने नेशनल भारत के जो है स्वतंत्रता के उसमें इनका बड़ा योगदान है। हालांकि उन्होंने 1910 के बाद, ऐसा मतलब कहा जाता है, डोंट गेट मी रॉन्ग, कि एक बार इनको जेल हुई, और फिर उसके बाद जब जेल के बाहर आए तो उन्होंने कहा कि अब मैं जो है आध्यात्मिकता की तरफ जा रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा हूँ। और फिर उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता उसमें जो है भाग नहीं लिया, और फिर उनकी जो है 1940 में, शायद 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1910 के बाद में इन्होंने राजनीतिक जो है गतिविधियों से संन्यास ले लिया था जेल जाने के बाद। हालांकि कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इनको जो है काफ़ी प्रताड़ना करी, तो फिर दोबारा ना हो तभी इनको छोड़ा, और फिर इन्होंने पॉलिटिकल संन्यास ले लिया। खैर, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये हमारे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में। और पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अरबिंदो घोष की क्योंकि 150वीं वर्षगांठ है, वो सॉरी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी, तो बिल्कुल पूछ सकता है इस पे क्वेश्चन, ठीक। तो अभी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं मोदी जी, उन्होंने एक मीटिंग ली हाई लेवल कमेटी की। एक कमेटी बनाई गई है जो कि कमोमोरेट करेगा, मतलब इसका जो है हर्षोल्लास से मनाएगा। और ये जो है आपका ये नोटिफिकेशन डाला गया HLC का, हाई लेवल कमेटी का, 20 दिसंबर को। और ये कमेटी 53 लोगों का मेंबर्स की बनाई गई है। और ये अच्छा, इसमें आप देखो फिलॉसफी की जो बात करी गई है, ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान सुनना, जो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो, ठीक। जैसे आपने सुना होगा दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है एक फिलॉसफी थी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, नाम सुना है कि नहीं सुना है? एकीकृत जो है मानवीयता, तो ये जो है उनकी थी, दीनदयाल उपाध्याय जी की। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने जो है बोला कि जो सर अरबिंदो घोष की जो सिद्धांत थे, फिलॉसफी थे, रिवोल्यूशन और इवोल्यूशन का, यानी कि क्रांति और विकास का, इसको यूथ को बढ़ावा, यूथ को बताना चाहिए। और जो भी आप अभी हर्षोल्लास ये कमोमरेशन करोगे,
तो इसमें जो है रिवोल्यूशन इवोल्यूशन की जो बात इन्होंने सिद्धांत दिया था अरबिंदो जी ने, इसको जरूर फोकस करते हुए आपको कमेमोरेशन करना है, यूथ को जरूर बताना है, एनकरेज करना है टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटनेस। ये भी अरबिंदो जी ने दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटनेस यानी कि मानवता की अवधारणा, ठीक, जो कि इनकी एक फिलॉसफी है, सिद्धांत है कि आपका जो है दर्शन है, नर टू नारायण टू क्रिएट महामानव, ठीक, नर टू नारायण टू क्रिएट महामानव। अगर मान लो ऐसे पूछता है कि ये किसका है, तो आप सीधे क्वेश्चन जो है अरबिंदो वाले ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। तो श्री अरबिंदो द्वारा प्रतिपादित महामानव बनने के लिए नर से नारायण के दर्शन में सन्निहित महानता की अवधारणा के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये चीज़ें प्रधानमंत्री जी ने बोली हैं कमेटी को। और जो है ये जो सेलिब्रेशन किए जाएंगे ये पुद्दुचेरी में की जाएगी, और विद द जब नेशनल यूथ डे होगा तब। बताइए नेशनल यूथ डे कब होता है और किसके बर्थडे पर होता है, ये दोनों चीज़ें बताइएगा, ठीक, एक ही दिन होता है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो ये एनकरेज द यूथ टू विजिट, अब ये इस पुदुचेरी में होगा तो यूथ पुदुचेरी जाएगा और वो अरबिंदो घोष जी के ज़िंदगी के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ेगा 1910 से 1950 के बीच में। श्री अरबिंदो घोष जी जो है इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में, 5 दिसंबर 1950 में इनकी जो है मृत्यु हो गई। और ये इंडियन फिलोसफर थे, भारतीय दार्शनिक थे, योग गुरु थे, महर्षि थे, कवि थे, भारतीय राष्ट्रवादी थे, ये जर्नलिस्ट भी थे, एडिटिंग करते थे, संपादन करते थे वंदे मातरम समाचार पत्र में। ध्यान रखना कई बार ये जो जर्नल्स होते हैं, मैगजीन होते हैं, इनसे रिलेटेड पूछता है कि कौन किससे रिलेटेड था, वंदे मातरम, ठीक। तो ये इसको जो है एडिट करते थे, एडिट, ठीक, संपादन बोल रहा हूँ, फाउंडर नहीं बोल रहा हूँ। ही ज्वाइन द इंडियन मूवमेंट, इन्होंने ज्वाइन किया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से जो है इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन 1980 तक रहे। फिर उसके बाद ये स्पिरिचुअल रिफॉर्मर बन गए थे, आध्यात्मिकता वाले सुधारक बन गए थे। पौंडीचेरी में इन्होंने अपना जो है अरबिंदो जी ने एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यानी कि आध्यात्मिक अभ्यास विकसित किया था। क्या नाम था इसका? इंटीग्रल योगा। तो अरबिंदो घोष जी ने जो है क्या विकसित किया? इंटीग्रल योगा। दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या विकसित किया? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ठीक। तो ये दोनों में थोड़ा सा सिमिलर इसलिए वही बता रहा हूँ। और दीनदयाल उपाध्याय, अरबिंदो घोष, प्रेजेंट गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा इन्फोसिस करती है इन लोगों पे, तो पूछ सकता है, ठीक। जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी संबंधित INS खुखरी, देखिए ये एक तरीके का मिसाइल कॉर्वेट था, ठीक। मिसाइल कॉर्वेट देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल सा ये युद्धपोत है, इसको कॉर्वेट बोलते हैं। अलग अलग थोड़े से इसमें डिफरेंस है, बट इतना ध्यान रखना कि ये मिसाइल कॉर्वेट है, स्वदेशी रूप से बना था। इसको जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने बनाया था 1989 में। 32 साल के बाद अब इसको जो है वो किया जा रहा है, मतलब सेवा मुक्त किया जा रहा है, ठीक। और कहाँ पे ये सेरेमनी जो होगी? विशाखापट्टनम में। भाई इतना ध्यान रखो कि ये INS खुखरी एक मिसाइल कॉर्वेट था, इंडिविजुअली मतलब स्वदेशी रूप से इसको निर्मित था, बनाया गया था, सॉरी। और मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने बनाया था, और ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों फ्लीट पे ये रहा है। और ये बड़ा एक रोचक तत्व, रोचक फैक्ट यहाँ पे मुझे देखने को मिला, 6,44,897 नॉटिकल माइल इसने जो है डिस्टेंस कवर किया अपने जीवन काल में। अगर आप इसको वैसे देखो तो पूरी धरती का ये 30 बार जो है चक्कर लगा लेता, और अगर वैसे देखो तो धरती से मून के बीच में 3 बार चक्कर लगा लेता ये। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ने कवर की, काफ़ी ज़्यादा सर्व किया, तो जो ये चीज़ है। और ये गोरखा ब्रिगेड जो थी इंडियन आर्मी का, उससे ये एफिलिएटेड था एलशिप, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वंधन क्रॉनिकल। ये जो है आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 के सोशल इश्यूज से संबंधित है, और इसको आप जो जनरल स्टडीज पेपर 3 के इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं। वंधन क्रॉनिकल, अब देखो वंधन योजना आपको पता है जो कि ट्राइफेड के द्वारा चलाई जाती है, ट्राइबल आपका फेडरेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके है ये। तो ये ट्राइफेड जो है वंधन योजना चलाती है, जिसमें कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो कोई कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनको प्रोडक्ट को जो है एक साथ अच्छे से उसकी वैल्यू एडिशन करना, फिर उसकी मार्केटिंग करना, ये सारे काम करता है ना ट्राइफेड के अंतर्गत। ट्राइफेड आपका ट्राइबल इंडिया करके एक इनका मार्केट प्लेस भी है, तो वंधन योजना के अंतर्गत होता है। तो वंधन योजना के अंतर्गत जो जो चीज़ें हुई हैं उसको बताने के लिए जो है क्रॉनिकल बनाया गया। देखिए ये इस तरीके की बुकलेट है, बस सब सिंपल सा है, क्रॉनिकल 2 ऑफ ट्राइबल ग्रिट एंड एंटरप्राइज, ठीक।
तो इस तरीके का वंधन क्रॉनिकल बनाया गया है। ट्राइफेड ने इसको जो है लॉन्च किया, जो मिनिस्टर है हमारे अर्जुन मुंडा जी ट्राइबल अफेयर के, उन्होंने 23 दिसंबर को लॉन्च किया इसे। और ट्राइबल वंधन क्रॉनिकल में वंधन योजना और ट्राइफेड की एक्टिविटी के बारे में बताया गया। बस सिंपल से ये चीज़ है। इसमें ये भी दिखाया गया है कि करीबन ट्राइफेड की जो कर्तव्यों की वजह से, अच्छे कार्यों की वजह से जो है करीबन 16 लाख ट्राइबल्स की जो ज़िंदगी है वो संवर गई है, अच्छी हो गई है। और इसमें जो है ये भी बताया गया है कि जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हनी निकालना, ठीक, कई सारे जो है लीव्स हैं, जैसे टेंडू लीव्स मैंने आपको बताया था, तो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक, कि भाई अगर वो ट्राइबल कोई कम्युनिटी या फिर ट्राइबल जो है कुछ ऐसा फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेके आते तो उनको कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी जो है पहल है। तो और पिछले 2 सालों में जो है मैकेनिज्म बनाया गया है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एमएसपी लाया गया। साथ ही साथ कुछ एक विकसित की गई वैल्यू चेन जो एमएफपी के लिए, यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जो है वैल्यू चेन भी बनाएगी कि भाई साहब यहाँ आएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन होगी, यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आके इसको मार्केट किया जाएगा, फिर ये ट्राइबल इंडिया के थ्रू या फिर ई मार्केट के थ्रू जो है आपका देश के कोने कोने में जाएगा। ठीक, तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ट्राइबल इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने अच्छा किया है और इसी चीज़ को बताने के लिए ये बुक निकाली गई है। सिंपल ये चीज़ है, वंधन ट्राइबल स्टार्टअप, जो कि वंधन ट्राइबल स्टार्टअप समझ रहे हो, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके द्वारा जो स्टार्टअप चलाया जा रहा है, जो भी फॉरेस्ट डॉलर्स हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके द्वारा जो स्टार्टअप चलाया जा रहा है। और ये एक कंपोनेंट है, ठीक, किसका, वंधन स्कीम का ही एक घटक है वंधन ट्राइबल स्टार्टअप, जिसके जरिए जो है रोजगार भी बढ़ा है, ट्राइबल गैदरर जो है, फॉरेस्ट डॉलर्स जो है, और होम बाउंड ट्राइबल आर्टिजन्स, कई सारे आप लोग देखा होगा आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं ये लोग, जो मतलब ब्रॉन्ज की अलग अलग कलाकृतियाँ बहुत अच्छी हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें बढ़ाई गई हैं। लास्ट के 2 सालों में इन्होंने बताया कि 52,976 वंधन सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह जो थे, उनको सब्ज्यूम करके अब 3110 वंधन विकास केंद्र क्लस्टर बना दिए गए, जिसमें कि प्रत्येक क्लस्टर में 300 फॉरेस्ट डॉलर है। और ये सैंक्शन किया गया ट्राइफेड के द्वारा। तो ट्राइबल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर बढ़िया कार्य हो रहा है। तो ये टॉपिक हम लोग ने आज यहाँ पे किए। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन, और जो डिफेंस से संबंधित जो टॉपिक्स हैं, बाकी भी करंट अफेयर पूछता है। एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है। तो प्लीज़ अगर आप लोग को पसंद आता है तो इस जो करंट अफेयर का जो हमारा वीडियो आता है उसको लाइक करिए और जो है शेयर सब्सक्राइब जरूर कराइए खुद को, और बाकी जो लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं या फिर जो लोग को ज़रूरत है उन लोग तक इसको पहुंचाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप दे सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भी करके कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी आप लोग से सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।